अच्छा जी, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, 15 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, 15 मल्टीप्लाई बाय 7 विल बिकम, आपके पास कितना आ रहा है, 15 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा आपके पास 105, और उसके बाद 6 1 6, ठीक है जी। तो 6 C 5 आपके पास 6 आ गया था, और 7 C 0 1। जब हम इन सबको आपस में ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 525 प्लस 420 प्लस 105, तो टोटल आपके पास आ जाएगा कितना, टोटल आ जाएगा 1056। अब इसका मतलब क्या हो गया, हम अपने पास अब इसको लिख सकते हैं क्या, in a class of 6 boys and 7 girls, a committee of 5 students can be selected in 1056 ways with at least 2 boys in a committee। ठीक है जी, ये कहलाएगा इसका डिस्क्रिप्टिव आंसर। अभी जो डिस्क्रिप्टिव आंसर है, अब इस डिस्क्रिप्टिव आंसर के लिए आपको मैंने बताया कि जो क्वेश्चन आपके पास गिवन होगा, आपने उसी को देखकर जो है ना उसको लिखना होगा। ठीक है, आप जब उसको देखेंगे तो आपको फिर पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो है वो आपने कैसे इसको डिस्क्रिप्टिवली लिखना है। लिखेंगे तो इसका फायदा होता है, ये आपकी पेपर को क्या करता है, आपकी आंसर शीट को डिस्टिंग्विश करता है अमंग डिफरेंट आंसर शीट्स के साथ। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं नंबर 5 के ऊपर। नंबर 5 आपके पास कहता है देयर आर एट मोस्ट 3 बॉयज। अच्छा जी, अब हम इसको देख रहे हैं, नंबर 5, नंबर 5 आपके पास क्या है, एट मोस्ट 3 बॉयज। अभी एटलीस्ट क्लियर हो गया है कि आपको एटलीस्ट का मतलब क्या होता है। एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम वो वैल्यू होगी। ठीक है जी, आपकी सिलेक्शन के अंदर कम से कम वो वैल्यू होगी, उससे नीचे आप नहीं जा सकते। ठीक है, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, एटमोस्ट उसका ऑपोजिट होता है। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा। एटमोस्ट 3 का मतलब क्या है कि कमेटी के अंदर मैक्सिमम 3 बॉयज हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। अगर मैं कहूँ कि ज्यादा से ज्यादा 3, या मैं कहूँ कि 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 से कम हो सकते हैं। 3 से कम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, तो जब मैं इसके लिखूंगा, इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा भैया आपके पास। अब इसको मैं लिखता हूँ कि भाई बॉयज कितने हैं आपके पास, टोटल टोटल बॉयज आपके पास हैं 6, और एटमोस्ट 3 कह रहा है। एटमोस्ट 3 का मतलब क्या होगा, 3 बॉयज, 3 के बाद 4 बॉयज नहीं हो सकते, क्योंकि मुझे तो सबसे ज्यादा 3 वैल्यूज चाहिए ना, 3 बॉयज चाहिए कमेटी के अंदर। कमेटी के अंदर 2 बॉयज हो सकते हैं, एक बॉय हो सकता है, और हो सकता है कि एक भी बॉय ना हो। इसी के साथ, क्योंकि गर्ल्स को भी साथ साथ लेके चलना है, तो गर्ल्स के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल गर्ल्स कितनी है, 7। तो अब जब इसकी कॉम्बिनेशंस बनाएंगे हम, तो क्या बन जाएगा, जब इसकी हम कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, तो अगर हम 3 बॉयज ले रहे होंगे कमेटी में, तो साथ में 2 गर्ल्स होंगी। अगर मैं 2 बॉयज लूंगा तो गर्ल्स 3 हो जाएंगी। ठीक है जी, अगर मैं एक बॉय ले रहा हूँ कमेटी में तो 4 गर्ल्स होंगी, और अगर मैं एक भी बॉय नहीं लेता तो मुझे पूरी गर्ल्स लेनी पड़ेंगी। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात ये, गॉट दिस पॉइंट। अब यहाँ आपके पास क्या होगा, यहाँ आपके पास जब मैं इसका कॉम्बिनेशन लिखता हूँ, ठीक है जी, जब मैं इसके कॉम्बिनेशन लिखूंगा तो फिर अब ये क्या बन जाएगा, अब इसका कॉम्बिनेशन बनेगा कैसे, ये हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे शो कर दूँ, तो एक कॉम्बिनेशन ये है जिसमें 3 बॉयज और 2 गर्ल्स हैं, एक कॉम्बिनेशन ये है जिसमें 2 बॉयज और 3 गर्ल्स हैं, एक कॉम्बिनेशन ये है जिसमें एक बॉय और 4 गर्ल्स हैं, और एक कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा जिसके अंदर एक भी आपके पास बॉय नहीं है, कमेटी में सारी गर्ल्स है। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, इसको लिखने का तरीका हो जाएगा आपके पास
6C3 7C2, अगर 3 बॉयज तो 2 गर्ल्स। अच्छा, उसके बाद 6C2, 2 बॉयज हैं अगर, तो 7C3, 3 गर्ल्स हो जाएंगी। 6C1, अगर एक बॉय है तो 7C4, 4 गर्ल्स हो जाएंगी। और 6C0, एक भी बॉय नहीं है अगर, तो कमेटी में तमाम गर्ल्स आएंगी 7C5। और इन तमाम कॉम्बिनेशंस के बीच में क्या आएगा? प्लस। ठीक है जी। अब एक देख रहे हैं आप वहां पे पीछे वाले सवालों के अंदर, तमाम सवालों के अंदर ए एन के साथ एक ही आर होता था। जब आर की कैटेगरी बढ़ जाएगी, यानी कॉम्बिनेशंस के अंदर आर बढ़ जाएगा यहाँ पर, ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से आपका रिजल्ट आ रहा होगा, तो हम तमाम कॉम्बिनेशंस को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जब हम तमाम कॉम्बिनेशंस को ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो फिर टोटल रिजल्ट जनरेट होगा। ठीक है जी। तो आप अब इसको आगे जो है वो फर्दर जो है वो आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। फर्दर आगे सॉल्व करने में उसी पैटर्न को आपने यूज करना है जैसे आपने ऊपर जो है वो सवाल किया था। 62 63 7C2 की वैल्यू निकालेंगे आप, 62 7C3 की वैल्यू निकालेंगे आप। ठीक है। फिर 6C1 7C4 की वैल्यू निकालेंगे आप, और 6C0 7C5 की वैल्यू निकालेंगे। और फिर उनको मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे कितने नंबर ऑफ वेज में ये काम हो सकता है। ठीक है जी। तो अब इसको कंप्लीट करने का काम, इसको कंप्लीट करने की चीज़ें जो है वो आपको करनी है। ठीक है। यानी अब, यानी ये काम आपको जो है वो कंप्लीट करना है। जैसे ऊपर एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, वैसे ही यहाँ पे इसको कंप्लीट करने का काम भी जो है वो आपको करना है। इसके साथ साथ नंबर 5 के बाद नंबर 6 जो है, नंबर 6 ऑप्शन जो है वो भी आपने खुद ट्राई करना है। उसके अंदर कंडीशन बहुत सिंपल है, ऑल गर्ल्स की कंडीशन है। तो ऑल गर्ल्स की कंडीशन मुझे लगता है कि अब आप जो है वो इंशाल्लाह कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हम यहाँ पे जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वी आर मूविंग टूवर्ड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको करना है एक क्वेश्चन, वो मैंने आपको पहले से यहाँ पे लिख कर दिया हुआ है। ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है? अ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एंड coordinator is to be selected from 8 candidates. How many combinations are possible? अब आपके पास कैलकुलेटर्स हैं। आप अपने कैलकुलेटर्स में देख सकते हैं कि आपके पास गिवन ऑब्जेक्ट्स कितने हैं यहाँ पे। ठीक है जी। और कितने ऑब्जेक्ट्स उनमें से आपने सेलेक्ट करने हैं। इन ऑब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पे पोस्ट है। एक प्रिंसिपल की पोस्ट है, उसके लिए एक बंदा चाहिए। एक वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए बंदा चाहिए। एक कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के लिए बंदा चाहिए। टोटल कैंडिडेट्स, टोटल बंदे अवेलेबल जो है वो 8 हैं। तो कितनी कॉम्बिनेशंस में मैं ये काम कर सकता हूँ कि इसमें मुझे ये तीनों पॉसिबल जो है ना वो लोग मिल जाए? इसके लिए जो है वो आपने सिंपल कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करनी है। तो कॉम्बिनेशन को आपने लिखना किस तरीके से, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ऊपर। ठीक है जी। आपको पूरा तरीक़ेकार मालूम है कि आपने कैसे सोल्यूशन लिखना है। गिवन ऑब्जेक्ट के लिए एन लिखते हैं, ऑब्जेक्ट टेकन एट अ टाइम के लिए आर लिखते हैं, जो फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, और आपका आंसर इस पे आ जाएगा। गॉट इट? अब जो सवाल हमें करना है यहाँ पे समझना है वो है कि क्रिकेट टीम वाला सवाल। पहला सवाल हमने कॉम्बिनेशन किया, बिल्कुल सिंपल कॉम्बिनेशन थी। उसके बाद फिर हमने दूसरा सवाल किया जिसके अंदर हमारे पास जो है वो अ, उस क्वेश्चन को हमने थोड़ा मॉडिफाई किया था। तीसरे क्वेश्चन में हमने जो है वो एटलीस्ट और एटमोस्ट आपको बताया कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशंस आ जाती हैं तो हम उसको कैसे एडअप करके टोटल आंसर निकालते हैं। अब यहाँ मैं आपको एक और कंडीशन बता रहा हूँ। अब ये याद रखिएगा कि जो हमने लास्ट क्लास में परम्यूटेशन करी थी, उसके अंदर 4 आपके पास एस्पेक्ट्स थे जिसमें हम परम्यूटेशन अप्लाई करते थे। कॉम्बिनेशन के अंदर उस तरह 4 एस्पेक्ट्स नहीं आते। कॉम्बिनेशन का एक ही फॉर्मूला है, और उसके अंदर सवाल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस वो दे देता है।
जैसे मैंने आपको यहाँ पे शो करी। तीन कंडीशन मैंने अब तक आपको शो कर दी, एक सिंपल, एक आपके पास उसको ही सब डिवाइड करके, एटलीस्ट, एट मोस्ट। और अब यहाँ पे देखें आप कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमने ऐसा लिया है जिससे आपको जो है वो थोड़ी सी इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाए। ये कहता है कि क्या अ क्रिकेट टीम इज टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम 14 प्लेयर्स। हमारे पास टोटल प्लेयर्स कितने अवेलेबल हैं? हमारे पास टोटल प्लेयर्स अवेलेबल हैं 14। तो लेट सपोज कि इसको हम ऐसा करते हैं कि 14 से हटाकर इसको हम बढ़ा देते हैं, थोड़े से प्लेयर्स को ऐसा करते हैं, इसको कर देते हैं 15 प्लेयर्स। टोटल हमारे पास 15 प्लेयर्स हैं, उसमें से मैंने क्रिकेट टीम सेलेक्ट करनी है। तो सबको पता होना चाहिए कि क्रिकेट टीम जो है आपके पास उसके अंदर कितने प्लेयर्स होते हैं। क्रिकेट टीम के अंदर हमारे पास जो है वो 11 प्लेयर्स होते हैं। तो अब सिलेक्शन तो मुझे पता है कि 11 प्लेयर्स की करनी है, क्योंकि टीम का मतलब भी 11 प्लेयर्स हैं। टोटल अवेलेबल प्लेयर्स मेरे पास कितने हैं? टोटल अवेलेबल प्लेयर्स हैं मेरे पास 15। अब सवाल क्या है इसका? हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल व्हेन टू पर्टिकुलर प्लेयर्स आर इंक्लूडेड इन द टीम। ठीक है जी। एंड टू पर्टिकुलर प्लेयर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द टीम। अब इसको समझ लेते हैं क्या है कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट में कह रहा है कि दो पर्टिकुलर प्लेयर है जिनको हमने टीम में शामिल करना है। यानी 15 प्लेयर्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें से दो पर्टिकुलर प्लेयर ऐसे हैं जिसके अंदर हमें उनको टीम में शामिल करना है। तो अब इसके लिए क्या होगा? जब मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करूंगा, तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने में अगर मैं एन लेता हूं, एन वैसे तो मेरे पास कितना है? एन वैसे तो मेरे पास 15 प्लेयर्स का है। ठीक है जी। बट इसके अंदर से क्या हो रहा है? 15 में से दो पर्टिकुलर प्लेयर हैं जो कि लाजमी मेरी टीम का हिस्सा हैं। तो अब बचे कितने प्लेयर्स? 13 प्लेयर्स। गॉट इट। अच्छा, आर क्या है मेरे पास? आर होता है आपके पास, टीम सेलेक्ट करनी तो 11 प्लेयर्स की टीम है, और उसने यहाँ पे आपको मेंशन किया कि टू पर्टिकुलर प्लेयर्स जो है वो टीम में इंक्लूडेड है। इसका मतलब क्या हो गया कि 11 में वो दो प्लेयर्स तो पहले से शामिल हैं। बचे कितने आपके पास? 9। ठीक है जी। अब जब मैं 9 प्लेयर्स सेलेक्ट कर लूंगा तो दो प्लेयर्स तो ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है, पर्टिकुलर प्लेयर्स इंक्लूडेड है। तो 9 + 2 करेंगे तो टोटल टीम बन जाएगी कितनी? 11 की। क्लियर हो गई बात ये? तो मैं कॉम्बिनेशन निकालूंगा किसका? मैं कॉम्बिनेशन निकाल लेता हूं किसका? 13C9। ठीक है। और 13C9 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम? 13 फैक्टोरियल, बल्कि काम करते हैं इसको पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं एक दफ़ा और, ताकि आप लोग एक दफ़ा और फॉर्मूला देख लें। NCR = N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N - R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय R फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा आपके पास 13C9 = 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 - 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे? 13C9 अगर हम सॉल्व करें तो 13C9 आपके पास कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 13C9 700 कितना आ रहा है? 15। ठीक है जी। तो 13C9 का आंसर आ जाएगा आपके पास 715। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है आपके पास क्या कि a cricket team can be selected from 15 players in 715 ways when two particular players are included in the team। ठीक है। एक क्रिकेट टीम 15 प्लेयर में से सिलेक्ट की जा सकती है 715 तरीकों से, अगर उनमें दो पर्टिकुलर प्लेयर्स जो हैं वो शामिल हो। अच्छा जी, इसी तरीके से आ जाते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 आपके पास क्या कहता है कि टू पर्टिकुलर प्लेयर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द टीम। ठीक है जी। दो पर्टिकुलर प्लेयर्स हैं जो कि मुझे टीम में नहीं डालने हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? टोटल 15 था, तो 15 में से
मैं उन 2 प्लेयर्स को तो नहीं लूंगा, तो मेरे पास कितने प्लेयर्स बच जाएंगे? 13। अच्छा जी। टोटल टीम कितने लोगों की होती है? 11 लोगों की होती है। तो 11 में से जब वो दो, टोटल में से 15 में से मैंने जब वो 2 प्लेयर्स निकाल दिए, तो इसका मतलब है कि अब मेरी टीम में उनकी कोई गुंजाइश नहीं है, तो मेरी टीम तो 11 की 11 कितने लोगों में से सिलेक्ट होगी? 13 लोगों में से सिलेक्ट होगी। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या? NCR=, n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल। यानी ये हो जाएगा कितना? 13C11=13 फैक्टोरियल बाय 13 - 11 फैक्टोरियल। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 11 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर आपके पास कितना आ जाएगा भाई? 13C11 का आंसर आपके पास आ जाएगा, दैट इज 78 वेज। और इसके आंसर को क्या लिखेंगे अब हम? अ क्रिकेट टीम कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 15 प्लेयर्स इन 78 ways when two particular players are not included in the team। ठीक हो गया ये? तो एक कॉम्बिनेशन का सवाल ऐसे भी आ सकता है, आपको सवाल पढ़ के समझना होगा, ठीक है जी, कि सवाल में आपसे क्या मांगा जा रहा है। जब तक आप सवाल को समझेंगे नहीं, ठीक है जी, तब तक आप जो है वो इस चीज़ को नहीं कर सकते कि आपने इसके अंदर क्या आया है। तो अब तक की जो चीज़ें थी उसके अंदर हमने कॉम्बिनेशन को पूरा तफसील से डिस्कस कर लिया है। उसके अंदर सिंपल कॉम्बिनेशन को भी देखा हमने, एक सवाल के अंदर जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन को भी डाल के देखा, एटलीस्ट एट मोस्ट को भी देखा करके। और उसके बाद एक अलग से एक और भी सवाल की कंडीशन दी कि आपको पता चले कि कॉम्बिनेशन कितने तरीक़ों से पूछा जा सकता है। तो इंशाल्लाह अब जब हम स्टार्ट करेंगे तो वो होगी हमारी प्रोबेबिलिटी की क्लास। तो इसमें जो क्वेश्चंस हमने छोड़े हैं आपके लिए, लाजमी आपको वो करने हैं, ठीक है? जब आप वो कर लेंगे तो उसके अंदर फिर आपको जो है वो काफ़ी आसानी हो जाएगी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके। ओके जी, फाइन। इसका मतलब कि ये चीज़ें आपको जो है वो क्लियर हो गई हैं, और इंशाल्लाह अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो, अब हम जो है वो चीज़ काम करेंगे आगे, और उसके अंदर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके।